बेकिंग सोडा की धातु लवणों से क्रिया हो गई थी तो क्या बना था जी? धातु का कार्बोनेट बना था, सोडियम का लवण बना था और H2O और CO2, क्योंकि हमको पता है कि अगर इधर कार्बोनेट है तो उधर CO2 अवश्य बनेगा। ठीक है ना? तो रिएक्शन याद रखे रहना। अगर जिंक की जगह बदल के कोई दूसरा आया तो परेशान नहीं होना है, जिंक की जगह तुमको भी बदल देना है। इसमें जिंक वाला लिखा है, किसका लिखा है? जिंक का लिखा है ना। जिंक हट के अगर कोई दूसरा आया तो कोई दूसरा लिख देंगे, हो जाएगा। चलो, हाँ, जैसे उसमें जिंक का नाइट्रेट प्रयोग किए हैं उसकी जगह पे हम कुछ दूसरा प्रयोग कर लें, लेड नाइट्रेट प्रयोग कर लें, PbNO3, तब तुम्हारा उधर PbCO3 बन जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे प्रयोग किया था ZnCO3, बात नहीं, एक मिनट, ZnNO3 ट्वाइस था ना, उसके बाद प्लस क्या था? NaHCO3, तो तीर के बाद जिंक तो कार्बोनेट के पास चला गया था, ZnCO3 बन गया था, और Na चला आया था NO3 के पास, NaNO3 बन गया था, और प्लस H2O और प्लस क्या बना था? CO2। मान लो जिंक की जगह हमने बोल दिया लेड नाइट्रेट, PbNO3, इसकी तरह सूत्र नहीं होता इसका। Pb यहाँ पे प्लस बनाएगा और NO3 क्या बनाएगा? माइनस। चाहो तो PbNO3 ट्वाइस वाला भी ले सकते हो क्योंकि Pb भी 2 प्लस बनाता है। तो क्या होगा? इसकी क्रिया किससे कराएंगे? NaHCO3 से कराएंगे। तो अब देखो क्या बनेगा इधर? लेड नाइट्रेट, तो हमको PbNO3 ट्वाइस ही लेना पड़ेगा। ठीक है, PbNO3 ट्वाइस, और उसके बाद तक इधर क्या बनेगा? PbCO3 और प्लस क्या बनेगा? NaNO3 तो बनेगा ही, और प्लस क्या बनेगा? H2O और प्लस CO2। ये प्रकार से हो जाएगा। आगे इसकी जगह पे कुछ और ले सकते हैं, मान लो PbSO4 ले लिया जाए, ले सकते हैं। हाँ, तो यहाँ Pb पे 2 प्लस है, ट्वाइस किया ना, इसको बदले ना, इसको यहाँ पे PbNO3 ट्वाइस, तो बदल गया ट्वाइस, अर्थात Pb 2 प्लस और NO3 पे क्या? माइनस। अभी तो यहाँ पे सामने इसके 2 लगेगा, दोनों बराबर होंगे। ऐसे देख लो, सूत्र बनेगा 2 इसके नीचे, इसका 1 इसके नीचे, तो NO3 के नीचे कौन चला गया? 2 चला गया, तो Pb 2 प्लस वाला है तो CO3 पे 2 माइनस PbCO3 बनेगा। हो गया। यहाँ पे देखो PbSO4 हमने अगर प्रयोग किया तो क्या बनेगा? NaHCO3, तीर के बाद Pb तो अपना कार्बोनेट के पास ही जाएगा, तो ये क्या बनाएगा? PbCO3। फिर सोडियम लवण बनना है ना, तो यहाँ पे ये धातु का लवण था, अर्थात Na किसके पास आएगा इस बार? SO4 के पास, तो क्या बनाएगा? Na2SO4 बनाएगा ना। क्यों? क्योंकि Na बनाता है प्लस वाला आयन, SO4 बनाता है 2 माइनस, इसका 2 इसके नीचे, इसका 1 इसके नीचे, तो क्या बनेगा? Na2SO4 हो गया ना, ये बन गया, और प्लस क्या बनेगा? H2O और प्लस CO2। चाहो तो इसी प्रकार करके इन दोनों को भी नीचे लिख लो रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं कि तुमसे जिंक नाइट्रेट ही पूछा जाएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें। बता दो, सल्फेट तो बताए। ये दोनों नोट कर लो, ये वाला और ये वाला। एक तो ऊपर वाला इसको लिखवाए ही थे, उसी के नीचे इसी प्रकार करके इसको नोट कर लो। बस रिएक्शन याद की रहो, नाम लिख लेना सबका नीचे। नाम क्या क्या लिखोगे? इसका होता है लेड नाइट्रेट, इसका, ठीक है, और इसका नाम तो सोडियम बाइकार्बोनेट जानते ही हो, इसका नाम होगा लेड कार्बोनेट, और उधर वो सोडियम नाइट्रेट तो है ही, इसमें है ये लेड सल्फेट, इधर फिर लेड कार्बोनेट, ये सोडियम सल्फेट। नाम लिख लेना सबका नीचे, उतार लिए इसको, नीचे लिखो सोडियम बाइकार्बोनेट के उपयोग, सोडियम बाइकार्बोनेट के उपयोग।
ध्यान देना, उपयोगी एग्जाम में पूछा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखो तथा इसके दो उपयोग लिखो। ठीक है ना? तो बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखना होगा, जो कि हमने ऊपर लिखवाया था। सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बना था? सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2, तीर के बाद सोडियम बाइकार्बोनेट। याद करो फटाफट, टेस्ट जल्दी होगा, ध्यान दिए। चैप्टर बड़ा है इसलिए 2 दिन एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं। ये टेस्ट की कॉपी मिली नहीं, दूसरा टेस्ट होना तैयार हो गया। चलो देखो, हम कल कहे थे, आज की बात नहीं किए। कल कोई आया नहीं, काफी सुधर लेते तो क्या करें। चलो देखो, कॉपी लेके आए थे, वीक कॉपी, बस फिर सुखाएंगे, फिर जांच करेंगे तब। चलो क्या लिखे? सोडियम बाइकार्बोनेट के उपयोग। पहला नंबर, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए, पेट की अम्लता को, वही अम्लता या अम्लीयता को दूर करने के लिए, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए, वही एसिडिटी, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए हो गया। प्रति अम्ल के रूप में इसका प्रयोग होता है। प्रति अम्ल, एंटी एसिड बोलते हैं इसको, एंटी एसिड। प्रति अम्ल के रूप में इसका प्रयोग होता है। जो अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर दे उसे हम प्रति अम्ल कहते हैं। ठीक है? तो प्रति अम्लों के रूप में क्षारकों का भी प्रयोग होता है। हमने जब पीछे क्षारक पढ़ा था तो वहां पे देखा था क्षारकों के उपयोग में, या पीएच का महत्व में देखे देता है। पीएच का महत्व में, जब हमारे शरीर में एसिडिटी बढ़ जाती है अर्थात अम्लता बढ़ जाती है तो पीएच मान कम हो जाता है ना, उसको बैलेंस करने के लिए हम क्षारक पदार्थों जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किए हुए थे। तो क्षारक है ना, वो भी एक प्रति अम्ल ही है। तो प्रति अम्ल कॉपी के सबसे ऊपर लिख लो। ऐसे पदार्थ जो अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं प्रति अम्ल कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं प्रति अम्ल कहलाते हैं। प्रति अम्ल कहलाते हैं। हो गया? जैसे क्षारक तथा अम्लीय लवण आदि। क्षारक तथा अम्लीय लवण आदि। अपने हिसाब से पढ़ो, जितना हो सकता है बच सकते हो बचो। दूरी बना के रखो। कोई बाहर से आया तो उससे ज्यादा मित्रता मत निभाओ। पहले भैया मित्रता पहले बचेंगे तब निभा लेना। चलो आगे लिखो, दूसरा नंबर लिखो उपयोग में। झाग युक्त पेय पदार्थों के निर्माण में, झाग युक्त, झाग होता है पेन, एफियन, नाम सुने होंगे फेनाइल लेना, वो झाग बनाने के लिए काम आता है। हो गया? झाग युक्त पेय पदार्थों
के निर्माण में हो गया। फिर लिखो आग बुझाने के अगला नंबर है, उपयोग में अगला नंबर, आग बुझाने के यंत्रों में, अब तो इसका प्रयोग नहीं करते, अब तो सीधा सीधा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। ऑक्सीजन से ये कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर जो भी आते हैं अग्निशामक यंत्र, अब इसका प्रयोग नहीं होता है। पहले के समय में, पुराने समय में इसका प्रयोग होता था। एक छोटी सी शीशी में, उसमें देखो एक बड़ा डिब्बा होता था, उसके अंदर एक छोटी शीशी लगी होती थी, उसमें अम्ल भरा होता था और नीचे यही विलयन भरा होता था बाइकार्बोनेट का या कार्बोनेट का। और जब उसको प्रयोग करना होता था, जोर से पटकते थे, एक बार पटकने के बाद वो शीशी टूट जाती थी, जिससे जो H2SO4 शीशी में होता था वो चला जाता था किसमें, विलयन में। और विलयन में देखो, अभी उस दिन हम लोग क्रिया पढ़े थे कि जब NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया H2SO4 से कराते हैं तो क्या बनता है, Na2SO4 plus CO2 plus H2O। CO2 गैस निकली ना, यही CO2 गैस बाहर निकलती थी, इससे आग बुझाई जाती थी। तो पता चला कभी कभी ये सक्सेस ही नहीं होता था, डिब्बा पटकते रह गए, शीशी फूट भी नहीं करती थी, शीशी फूटती नहीं थी, आग लग के कुछ जल गया, बेचारे CO2 निकालने पड़े हुए हैं। अब क्या है, CO2 को ठोस अवस्था में इसमें सीधे सीधे भर दिया जाता है और उसमें दाब बढ़ा दिया जाता है। अब जैसे इसको एक बार दबाओगे, दाब बढ़ा हुआ है, दाब तुरंत एक वायुमंडल पे आएगा तो CO2 तुरंत ठोस अवस्था से गैस अवस्था में आ जाएगी और उसके बाद वो बाहर निकलना चाहेगी अचानक तेजी से। और जब तेजी से बाहर निकलती है तो उस पाइप के रास्ते जो CO2 बाहर निकलेगी वो आपको बुझा देगी। अभी इसको दबाया जाए तो इसमें से पाउडर निकलेगा, दबा के एक बार निकाल चुके, फिर काम का नहीं रह गया, अभी बंद हो चुका है। अब इसको फिर से इसका दाब बढ़ाना पड़ेगा, तब काम करेगा। इसमें देखो यहाँ पे बगल में मिली बार वाला लगा हुआ है मीटर, वो मिली बार जब हाई पे होता है तभी ये काम करेगा, अगर लो पे चला गया तो ये काम करना बंद कर देगा। इसीलिए केवल एक बार यूज के लिए होता है, बस एक बार इसको यूज कर सकते हैं, एक बार दबा दिए तो काम खत्म है। इसीलिए एक ही बार आप बुझाएगा ये, फिर से दोबारा जाओ, इसको भरवा के ले आओ, इसका दाब बढ़ाओ, तब काम चलेगा। ध्यान में रखे रहना है, ये सारी चीजें केवल एक बार प्रयोग के लिए होती हैं। आगे लिखो, वो भी एक ही बार प्रयोग के लिए था, क्योंकि एक बार पटक दिया शीशी टूट गई, एक बार CO2 बन गया तो बार बार शीशी थोड़ी टूटेगी, एक बार टूट गया स्कूल हमने नीचे चला गया। ठीक है, आगे देखो अगला नंबर, सोडियम कार्बोनेट अर्थात धावन सोडा के निर्माण में, सोडियम कार्बोनेट अर्थात धावन सोडा के निर्माण में हो गया। अगला नंबर, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक वो होते हैं जिनका प्रयोग मूलकों की पहचान में किया जाता है। हो गया ना। अब देखो उपयोग इसका समाप्त हो गया। अगली हेडिंग लिखो, धावन सोडा, अगला यौगिक शुरू होता है, धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट, धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट, सूत्र लिख लेना इसका, क्या होगा, Na2CO3, नोट कर लो।
CO3 हो गया। अब इसमें लिखो ये और सूत्र लिख लो, Na2CO3 इंटू 10H2O कर लो, Na2CO3 इंटू, यहाँ पे इंटू कर लो ऐसे 10H2O। हो गया ना। अब लिखो इसे, इसके अंदर लिखना इसे सोडा एस, सोडा एस एस माने राख, सोडा एस राख, ASH होता है, ये इंग्लिश शब्द है ASH। सोडा एस या क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट, या क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। अब इसको क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें जल जुड़ा हुआ है ना, ये ध्यान देना। जब किसी के साथ जल जुड़ा होता है तो उसका नाम पीछे हम बताए थे क्या क्या कहते हैं, जलयोजित कहेंगे, चाहे क्रिस्टलिक कहेंगे, चाहे इंग्लिश में हाइड्रेटेड भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रेटेड, ये याद रखे रहना। चलो आगे लिखो, निर्माण की विधियां, हेडिंग निर्माण की विधियां। निर्माण की विधियां हो गया। इसमें लिखो निर्माण की विधियों में पहला नंबर लिखो, पहला नंबर ये तो निर्माण इसका 3 चरण में करवा रहा है। दूसरा में लिखो, इसमें बनाने की विधि में शुष्क सोडियम बाइकार्बोनेट, शुष्क नहीं वैसे लिखना है इसके अंदर, शुष्क सोडियम बाइकार्बोनेट, हेडिंग के अंदर बोल रहा हूं, इसे लिखना है। तो शुष्क पॉइंट कार्ड, शुष्क सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं, शुष्क सोडियम बाइकार्बोनेट, शुष्क सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर, को गर्म करने पर, गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट कोष्ठक में लिख देना सोडा एस, सोडा एस। देखो तो पहले उसी का नाम है, अभी ऊपर लिखवाए तो हैं। अभी बता रहे हैं, पहले लिख लो तब समझा रहे हैं, पूरा लिख लो तब समझ में आएगा। क्या लिखे?
सोडा एस प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, जिसका क्रिस्टलीकरण करने पर, जिसका क्रिस्टलीकरण करने पर, क्रिस्टलीकरण करने पर हो गया, जिसका क्रिस्टलीकरण करने पर क्या प्राप्त होता है, धावन सोडा प्राप्त होता है, अर्थात धोने का सोडा प्राप्त होता है। हो गया, जिसका क्रिस्टलीकरण करने पर क्या प्राप्त होता है, धावन सोडा प्राप्त होता है। तो ऐसे देखो यहां पे पहले तुम्हारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको करोगे तुम गर्म, ठीक है ना, तो ये बनाएगा तुम्हारा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। अभी इसमें जल नहीं जुड़ा है ना, तो इसे हम सोडा एस कहेंगे। हो गया। फिर ये सोडा एस को लिए अर्थात सोडियम कार्बोनेट को लिए इसका क्रिस्टलन करा दिए। क्रिस्टलन कराने का मतलब इसको जल में घोल दिया जाएगा और फिर उसे अवक्षेपित करके अलग कर लिया जाएगा। किसी भी शुष्क पदार्थ में जल के जोड़ने की प्रक्रिया क्रिस्टलन कहलाती है। तो ये अपने साथ जल के कितने अणुओं को जोड़ देता है, 10 अणुओं को जोड़ देता है। यही है हमारा धावन सोडा। अब जिसका मन करता है जोड़ लेता है, हम कहाँ बताएंगे तो जोड़ देते। हो गया, नोट करो इसको। अब इसमें जल नहीं है तो इसका नाम सोडा एस देते हैं, सोडा की राख, ठीक है। इसको तुम क्या कहते हो, खाने वाला सोडा, इसको सोडा कहते हो ना। जब तुम लकड़ी को गर्म करते हो या लकड़ी को जला देते हो तो क्या बचता है, लकड़ी की राख बचती है ना, वुड एश। वही कोयला ही वुड एश कहलाता है। लकड़ी का कोयला वुड एश कह सकते हैं ना, लकड़ी की राख होगा वुड एश। वुड माने लकड़ी, एश माने राख। हो गया, तो लकड़ी की राख। यहाँ पे हमने सोडा को जलाया तो सोडा की राख बन गई, सोडा एश हो गया। अरे वो पहले का था, तुमको अभी दिख रहा है। अब तुमका धरे तुमको पुराने रिएक्शन का था, दिमाग कहाँ था तुम्हारा। नोट करो इसको, ध्यान देना। जब इसमें जल नहीं मिला रहेगा तो उसका नाम सोडा एस होगा। इसको यहाँ पे 2 कर दो ना, संतुलित हो गया। सोडा एस नाम क्यों पड़ता है, क्योंकि इसको जलाने के बाद उसकी राख बचती है ना, इसलिए उसका नाम सोडा एस कहा गया। एस में होता है राख। त्रिभुज बना, जान जाओ गर्म करना है। हेडिंग लिखना है इसके नीचे, दोनों रिएक्शन लिखना है, उसके बाद नीचे हेडिंग लिखो। धावन सोडा के गुण, धावन सोडा के गुण। धावन सोडा के गुण, लिखिए हेडिंग, कहाँ तक लिखे, पहला नंबर लिखो। यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है, यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्रिस्टलीय ठोस होता है। हो गया। जिसका गलनांक, जिसका गलनांक लगभग 850 डिग्री सेल्सियस होता है।
लगभग 850 डिग्री सेल्सियस होता है। हो गया। दूसरा नंबर लिखो। दूसरा नंबर, इसके निर्जलीय रूप को, इसके निर्जलीय रूप को, इसके निर्जलीय रूप को सोडा ऐश कहते हैं। इसके निर्जलीय रूप को सोडा ऐश कहते हैं। भी देख रहे होगे, जब इसमें जल नहीं जुड़ा हुआ है तो इसका नाम सोडा ऐश था, जब इसमें जल जुड़ गया तब इसे क्या कहेंगे? धावन सोडा कहेंगे। क्या लिखे? इसके निर्जलीय रूप को सोडा ऐश कहते हैं। हो गया। जिसके जलीय विलयन का, जिसके जलीय विलयन का क्रिस्टलन करने पर, जिसके जलीय विलयन का क्रिस्टलन करने पर, हो गया, धावन सोडा के क्रिस्टल, धावन सोडा के क्रिस्टल, धावन सोडा के क्रिस्टल, धावन सोडा के क्रिस्टल, कोष्ठक में इसको लिख देना Na2CO3 × 10H2O। धावन सोडा के क्रिस्टल Na2CO3 × 10H2O प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। हो गया। अगला पॉइंट, यह जल में विलेय होता है, यह जल में विलेय होता है। यह जल में विलेय होता है। हो गया। आगे लिखो, जल में घुलने पर यह ऊष्मा उत्सर्जित करता है। जल में घुलने पर यह ऊष्मा उत्सर्जित करता है। हो गया। ये ध्यान में रखना है। अब आगे लिखो, ये तो भौतिक गुण हो गया, रासायनिक गुण में लिखते हैं। अगला नंबर लिखो, 3 हो गया ना। नंबर 4 लिखो। नंबर 4, इस पर इंपॉर्टेंट लिख देना। धावन सोडा को, धावन सोडा को शुष्क वायु में खुला छोड़ देने पर, धावन सोडा को शुष्क वायु में खुला छोड़ देने पर, शुष्क वायु में खुला छोड़ देने पर यह धावन सोडा को शुष्क वायु में खुला छोड़ देने पर यह, हो गया, मोनोहाइड्रेट, मोनोहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट, मोनोहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट
मोनोहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट, कोष्ठक में लिख देना, कोष्ठक में Na2CO3 इंटू H2O, Na2CO3 इंटू H2O, क्या ना, में बदल जाता है, में बदल जाता है। अब देखो क्यों बदला। जब Na2CO3 इंटू 10H2O, ये हमारा धावन सोडा, इसको शुष्क वायु में खुला छोड़ देंगे तो वायु में नमी को सोखने की क्षमता होती है, तो वो क्या करेगा, इससे जलकाणु निकालेगा। तो ये कितना जलकाणु अपना निकाल देता है बाहर, 9 बाहर निकाल देता है, एक तो इसके पास बचा रहता है। ठीक है। अब ये 10वां H2O अगर बाहर निकालना है तब इसे गर्म करना पड़ेगा, बिना गर्म किए ये 10वां H2O बाहर नहीं निकलेगा, ये ध्यान देना। 9 तो शुष्क वायु में रख दो तो निकल जाएगा, लेकिन 10वां H2O जो है अगर निकालना चाहते हो तो इसको क्या करना होगा, गर्म करना होगा, अर्थात Na2CO3 इंटू H2O, तीर लगा के उसके ऊपर डेल्टा लगा दो तो बाद में वो भी H2O बाहर निकाल सकते हो, फिर से हमको क्या मिल जाएगा, सोडा H मिल जाएगा, Na2CO3। ठीक है ना, ये याद रखना। तो ये तो शुष्क वायु का प्रभाव हो गया, शुष्क वायु में रखने पर इसमें क्या परिवर्तन आता है। तो अभी ध्यान से देखो, इसमें 10 है ना, तो 10 को हम लिखते हैं डेकाहाइड्रेट। क्या लिखते हैं, डेकाहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट, है समझ में। और एक को लिखते हैं मोनो, इसमें एक H2O हो गया ना, मोनोहाइड्रेट, और आगे क्या, सोडियम कार्बोनेट हो गया। ये ध्यान देना, 10 के लिए डेका का प्रयोग हुआ, इसलिए इसका नाम हम ये भी दे सकते हैं डेकाहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट, और इसमें एक H2O है इसलिए इसका नाम मोनोहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट। 2 होता है तो डाई बोलते हैं, 3 होता है तो ट्राई बोलते हैं। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें मिलता जाएगा सब, नोट कर लो। इसका नाम लिखना डेकाहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम है मोनोहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट, तीर के ऊपर शुष्क वायु। नीचे एक इंडिकेट पॉइंट लिख लो, इंडिकेट पॉइंट, Na2CO3 इंटू H2O, Na2CO3 इंटू H2O को गर्म करने पर यह निर्जल सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है। गर्म करने पर यह निर्जल सोडियम कार्बोनेट, निर्जल सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है। हो गया, तो उसका भी रिएक्शन लिख लो। देखो Na2CO3 इंटू H2O, तीर के बाद Na2CO3 प्लस क्या, H2O, ये हमारा निर्जल सोडियम कार्बोनेट है। कब हुआ, गर्म करने पर हुआ, लिख लो। हो गया।
नीचे लिखना, उसके इंपॉर्टेंट है ये। निर्जल सोडियम कार्बोनेट, निर्जल सोडियम कार्बोनेट ताप के प्रति अस्थायी होता है, ताप के प्रति अस्थायी होता है। ताप के प्रति अस्थायी होता है। हो गया। अर्थात इसका तापीय अपघटन नहीं होता है। तापीय अपघटन नहीं होता है। जैसे कहने का मतलब, अभी देखो हमने इसको सोडियम बाइकार्बोनेट को जब गर्म किया तो इसका अपघटन हो गया। किसमें टूट गया? ये Na2CO3 + H2O प्लस किसमें? CO2 में टूट गया ना। लेकिन इस Na2CO3 को जब हम गर्म करना शुरू करेंगे, पहले तो ये हमें किस अवस्था में मिलता है? ठोस अवस्था में मिलता है। ये ऐसे लिखें, यहाँ पे ब्रैकेट में यस लिखते हो तो पता ही चल जाएगा हमें। जब इसे हम गर्म करते हैं तो ये टूटता नहीं है, द्रव अवस्था में बदल जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। दिखाई दे रहा है? यहाँ पे ये टूट चुका है, तभी तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिला है और अलग से H2O मिला, CO2 मिला। टूटा नहीं होता तो ये भी यही रहता, लेकिन ये टूट गया। ये नहीं टूटता, इसका तापीय अपघटन नहीं होता, अर्थात ताप के प्रति इसका अस्थायित्व ज्यादा होता है। कहां तक गर्म करेंगे तब पिघलेगा? 850 यही तो इसका गलनांक था। तो गर्म करते करते 850 तक पहुंच गए, फिर भी ये नहीं टूटा, पिघल गया लेकिन टूटा नहीं। ठीक है, अर्थात द्रव अवस्था में आ जाएगा लेकिन अपघटित नहीं होगा। तो इसको लिख सकते हो रिएक्शन के रूप में, सॉलिड से लिक्विड में बदल जाएगा लेकिन अपघटन नहीं होगा इसका। अब इसके आगे लिख देना घावन सोडा के उपयोग, इसको कल पढ़ेंगे। कल चैप्टर समाप्त हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस बच रहा है, बस कल खत्म हो जाएगा।